शुरुआत होती है एक कपल से जिनका नाम माइक और सारा होता है। ये दोनों जंगल के अंदर बने एक फॉरेस्ट पार्क में वीकेंड बिताने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही ये दोनों उस जगह के पुलिस पेट्रोलिंग बेस पर पहुंचते हैं, तभी सारा की नजर वहां दीवार पर लगे कई मिसिंग लोगों के पोस्टरों पर पड़ती है। ये पोस्टर साफ साफ दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पहले भी कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं, लेकिन सारा इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती और इसे बस एक सामान्य चीज समझकर नजरअंदाज कर देती है। और सिर्फ इस एक गलती की वजह से उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी जिंदगी पूरी तरह पलटने वाली थी। उधर वहाँ मौजूद पुलिस अफसर दोनों को बार बार समझाता है कि अगर वो लोग जंगल के अंदर जाना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ दो ही रास्तों में से किसी एक को चुनना चाहिए, या तो ल्यूसी ब्रिज वाला रास्ता या फिर डोना ट्रेल, क्योंकि पुलिस आमतौर पर सिर्फ इन्हीं दो रास्तों पर गश्त करती है और बाकी इलाकों में जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन एडवेंचर के जोश में भरे माइक और सारा इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते और जल्दी ही अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से तीन अलग अलग रास्ते निकल रहे होते हैं। अब दोनों इस बात को लेकर उलझ जाते हैं कि आखिर किस रास्ते को चुना जाए। तभी वहां से एक महिला गुजरती है जो अपने साथ एक छोटी सी गाड़ी खींच रही होती है। जब उसे पता चलता है कि ये दोनों रास्ता चुनने को लेकर कंफ्यूज हैं, तो वो बड़े आराम से हर रास्ते के बारे में उन्हें समझाने लगती है। वो बताती है कि हर रास्ते की अपनी अलग खूबसूरती है और हर दिशा में अलग तरह के नजारे देखने को मिलते हैं। लेकिन बातचीत के दौरान एक अजीब बात ये होती है कि वो महिला बार बार उनकी पर्सनल लाइफ, खासकर उनके रिश्ते और शादी को लेकर सवाल करने लगती है, जैसे उसे इस बात में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी हो। थोड़ी देर की बातचीत के बाद वो महिला वहाँ से चली जाती है। अब माइक सोचता है कि अगर उन्हें सच में शांति और अकेलापन चाहिए तो उन्हें कम भीड़ भाड़ वाला रास्ता चुनना चाहिए। इसलिए वो तीसरे रास्ते को चुन लेता है जो न सिर्फ सुनसान होता है बल्कि पुलिस पेट्रोलिंग एरिया के बाहर भी आता है। उस वक्त उन्हें ये फैसला काफी सही लगता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यही एक गलती आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगी। शुरुआत में तो दोनों अपने इस फैसले से काफी खुश होते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत और दुर्लभ नजारा देखने को मिलता है। झील के किनारे दो छोटे हिरण बिल्कुल शांति से टहल रहे होते हैं। ये नजारा इतना प्यारा होता है कि सारा तुरंत अपना कैमरा निकालकर उस पल को कैद करने लगती है। दोनों ही उस वक्त नेचर की खूबसूरती में पूरी तरह खो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी टेंशन उनसे दूर हो चुकी हो। इसी दौरान माहौल इतना रोमांटिक हो जाता है कि दोनों के मन में एक अलग ही भावना जागने लगती है और वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ कुछ नौजवान लड़के आ जाते हैं जो दरअसल उसी जंगल में रहने वाले शिकारी होते हैं। वो दोनों को इस हालत में देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और उनकी बातों में साफ साफ बदतमीजी और उकसाने वाला अंदाज झलकता है। माइक तुरंत समझ जाता है कि सामने वाले लोग सही नहीं हैं और वो किसी भी वक्त परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है और वहाँ से निकलने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, तभी उन शिकारियों में से एक आदमी उन्हें रोक लेता है। वो ऊपर से तो दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों और हरकतों से साफ पता चलता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। माइक बस किसी तरह वहाँ से निकलना चाहता है, इसलिए वो ज्यादा बहस नहीं करता और बस औपचारिकता निभाने के लिए उनकी बातों में साथ देता है। लेकिन जैसे ही वो उनकी दी हुई चीज का स्वाद लेता है, उसे समझ आ जाता है कि सामने वाले का असली मकसद क्या है। माइक बेवजह पंगा नहीं लेना चाहता, लेकिन उसे ये भी भरोसा होता है कि उसके बैग में एक पिस्टल है जिससे जरूरत पड़ने पर वो अपनी रक्षा कर सकता है। दूसरी तरफ सारा ये देखकर काफी घबरा जाती है और तुरंत माइक को समझाने लगती है कि वो कोई जोखिम ना ले। आखिरकार स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए माइक अपना वॉलेट निकालता है और उन लोगों को $50 दे देता है। पैसे मिलने के बाद वो तीनों शिकारी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इस छोटी सी घटना ने दोनों का पूरा मूड खराब कर दिया होता है। यहाँ तक कि जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, तब भी उनका मन कहीं भी नहीं लगता, खासकर सारा, जो बार बार माइक को ताना देती रहती है कि उसे पिस्टल साथ नहीं लानी चाहिए थी, क्योंकि उसका गुस्सैल स्वभाव किसी बड़ी मुसीबत को जन्म दे सकता है। आखिर में सारा के बार बार कहने पर माइक पिस्टल से सारी गोलियां निकालकर झील में फेंक देता है ताकि आगे कोई खतरा ना हो। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और एक ऊंची सख खुलती है और वो देखती है कि माइक अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। उसे जगाने के बजाय वो अकेले ही झील की तरफ चली जाती है ताकि थोड़ी शांति में नेचर को महसूस कर सके। उस समय का माहौल इतना सुकून भरा होता है कि सारा खुद को किसी जादुई दुनिया में महसूस करने लगती है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और शांत पानी, सब कुछ इतना खूबसूरत लगता है कि वो पूरी तरह उसमें खो जाती है। लेकिन इसी शांति के पीछे एक बड़ा खतरा छुपा होता है जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता। झील का पानी ऊपर से बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन असल में उसके आसपास कुछ बहुत खतरनाक चल रहा होता है। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। ये चीज थोड़ी अजीब
अजीब जरूर लगती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती है। इसे गिर पड़ता है और उसे चोट लग जाती है। उसके हाथ से काफी खून बहने लगता है। वो तुरंत अपने पास का कपड़ा निकालकर घाव पर कसकर बांधता है ताकि खून रुक सके। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि माइक को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं से उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। वो अभी खुद को संभाल ही रहा होता है कि उसे कहीं पास से लोगों पर ना ही उनका टेंट या कोई सामान, सब कुछ अचानक गायब हो चुका होता है, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। अब माइक पूरी तरह अकेला और बेबस महसूस करने लगता है। वो फिर से जंगल में भटकने लगता है, लेकिन तभी एक अजीब सी घटना होती है। जब वो अपने घाव को कसकर बांध रहा होता है, तभी उसके ऊपर से खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। जब वो ऊपर देखता है तो पाता है कि एक छोटा हिरण मरा हुआ लटका हुआ है, जिसे किसी ने पकड़कर टांग दिया है। ये दृश्य इतना डरावना होता है कि माइक पीछे हटने लगता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि उसके पीछे ही कोई शिकारी मौजूद है। अगली बार जब माइक को होश आता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ है। असल में उसे वही महिला बचाकर अपने घर ले आई होती है जिससे वो पहले रास्ते में मिले थे। उसका नाम एमी होता है और वो उन कुछ गिने चुने लोगों में से है जो सालों से इस जंगल के इलाके में रहते आ रहे हैं। अच्छी बात ये होती है कि माइक की चोट ज्यादा गंभीर नहीं होती और एमी द्वारा लगाए गए जड़ी बूटी के इलाज से वो कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। इस दौरान माइक कई बार एमी से कहता है कि वो रेडियो के जरिए पुलिस को खबर करे, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड एक दिन से लापता है। लेकिन हर बार एमी किसी न किसी बहाने से बात को टाल देती है और माइक की हालत का हवाला देकर उसे रोकने की कोशिश करती है। आखिरकार माइक के बार बार कहने पर एमी मजबूरी में रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आकर बताती है कि नीचे बेस पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। ये सुनकर माइक गुस्से से भर जाता है, लेकिन एमी की गंभीर नजरें देखकर वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। एमी उसे दवा देती है और उसकी देखभाल करती है, लेकिन तभी वो एक ऐसी बात कह देती है जिससे माइक को उस पर शक होने लगता है। एमी माइक को उसके असली नाम से बुलाती है, जबकि माइक हमेशा अजनबियों के सामने अपना छोटा नाम ही बताता है। अब माइक को यकीन हो जाता है कि एमी जरूर कुछ छुपा रही है और हो सकता है कि वही उनके टेंट और सामान को भी ले गई हो। जब माइक उससे सवाल करता है तो एमी उल्टा उससे पूछने लगती है कि अगर उसने सच में चोरी की होती तो वो उसे बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करती। लेकिन माइक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और गुस्से में आकर पानी का गिलास तक फेंक देता है। एमी की ये अजीब और ज्यादा रिएक्शन देने वाली हरकत माइक के शक को और बढ़ा देती है। अब एमी के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो बताती है कि जिस रात माइक और सारा कैंप कर रहे थे, उसी रात टेंट के बाहर खड़ी होकर उन्हें देखने वाली वही थी। उसे सबसे ज्यादा नफरत उन कपल से है जो शादी से पहले ही रिश्ते में इस तरह आगे बढ़ जाते हैं। उसकी नजर में ये एक बहुत बड़ा पाप है। माइक भले ही घायल होता है, लेकिन फिर भी वो एक आदमी है और एक महिला के चंगुल से निकलना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। वो मौका देखकर एमी को जोर से धक्का देता है, जिससे वो गिर जाती है। इसके बाद माइक तुरंत घर के अंदर जाता है और रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो रेडियो तो सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया है, असल में वो काम ही नहीं करता। माइक अब पूरी तरह फंस चुका होता है और उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। तभी अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़े एक लकड़ी के हिस्से पर जाती है जो थोड़ा अलग लगता है। जब वो उसे हटाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ नीचे एक गुप्त तहखाना छुपा हुआ है। जैसे ही माइक उस तहखाने में उतरता है, सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वहाँ रखे कई बर्तनों में छोटे छोटे बच्चों के भ्रूण भरे हुए होते हैं। ये दृश्य इतना भयानक होता है कि माइक को लगता है जैसे वो किसी नरक में आ गया हो। और तभी उसी अंधेरे कमरे के अंदर से आवाज आती है, जहाँ उसे अपनी गर्लफ्रेंड सारा बंधी हुई हालत में मिलती है। जैसे ही माइक उस अंधेरे तहखाने के अंदर सारा को बंधी हुई हालत में देखता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इतने समय से जिस डर और बेचैनी में वो जी रहा था, अब उसकी आंखों के सामने उसका जवाब खड़ा होता है। सारा की हालत बहुत खराब होती है। वो डरी हुई, कमजोर और पूरी तरह टूट चुकी नजर आती है। माइक तुरंत उसकी तरफ भागता है और दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे इतने वक्त का डर और दर्द अब बाहर निकल रहा हो। माइक जल्दी जल्दी सारा को बांधने वाली रस्सियां खोलने लगता है। वो किसी तरह उसे आजाद करने की कोशिश करता है और आखिरकार वो उसे खोल भी देता है। लेकिन जैसे ही सारा आजाद होती है, तभी अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और माहौल एकदम डरावना हो जाता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि इस घर में सिर्फ एमी ही नहीं है, बल्कि कोई और भी है। अचानक अंधेरे में एक खौफनाक इंसान सामने आता है। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ होता है, जैसे किसी हादसे में झुलस गया हो। उसकी शक्ल इतनी डरावनी होती है कि सारा और माइक दोनों सहम जाते हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक पागल और बेहद खतरनाक कातिल होता है। माइक पहले से ही घायल होता है, फिर भी वो पूरी ताकत से उससे लड़ने की कोशिश करता है। वो आदमी बहुत ताकतवर होता है और बिना रुके माइक पर हमला करता है। माइक बार बार खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो उस दरिंदे के सामने कमजोर पड़ जाता है। वो आदमी एक भारी हथियार से माइक के सिर पर वार करता है, जिससे माइक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इधर सारा किसी तरह उस जगह से भाग निकलती है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो पागल आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सारा पूरी ताकत लगाकर भागती है, लेकिन पीछे से वो आदमी लगातार उसके करीब आता जाता है। उसके हाथ में
एक खतरनाक दरांती होती है जिसे देखकर सारा का डर और भी बढ़ जाता है। जंगल के बीच भागते भागते सारा की सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। तभी अचानक उसे दूर से एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है। ये देखकर उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागती है। वो पूरी ताकत लगाकर उस गाड़ी की तरफ दौड़ती है और किसी तरह उसे रोक लेती है। पुलिस की गाड़ी रुकती है और उसमें से एक पुलिस अफसर बाहर आता है। सारा उस वक्त इतनी डरी हुई होती है कि ठीक से बोल भी नहीं पाती। उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। पुलिस अफसर उसे शांत करने की कोशिश करता है और आसपास नजर दौड़ाता है, लेकिन वहाँ कोई और दिखाई नहीं देता। सारा को लगता है कि शायद उस पुलिस अफसर के आने से वो खतरनाक आदमी डरकर भाग गया है। वो थोड़ा राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी ये राहत ज्यादा देर टिकती नहीं है। अचानक वही खौफनाक आदमी फिर से सामने आ जाता है, जैसे वो कहीं गया ही नहीं था। अब सारा के सामने एक और चौंकाने वाला सच आता है। उसे पता चलता है कि उस पागल आदमी का नाम डीकन है और वो कोई अजनबी नहीं बल्कि एमी का अपना भाई है। कई साल पहले एक भयानक आग में उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था और उसी हादसे के बाद वो बोलने की ताकत भी खो चुका है। इतना ही नहीं बल्कि एमी खुद भी कोई साधारण औरत नहीं होती। वो उसी पुलिस अफसर की पत्नी होती है जो अभी सारा के सामने खड़ा होता है। यानी ये पूरा मामला पहले से ही एक साजिश का हिस्सा होता है। असल में कई साल पहले एमी के साथ एक हादसा हुआ था जिसमें उसका गर्भपात हो गया था। उस घटना के बाद वो कभी मां नहीं बन पाई। इसी वजह से उसका मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उसके अंदर एक अजीब और खतरनाक सोच जन्म लेने लगी। वो उन कपल्स से नफरत करने लगी जो शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसकी नजर में ये बहुत बड़ा पाप था, लेकिन उसकी सोच यहीं तक सीमित नहीं रही। उसने इस नफरत को एक खतरनाक जुनून में बदल दिया। वो ऐसे कपल्स को पकड़कर अपने घर लाती थी और उन्हें मजबूर करती थी कि वो बच्चा पैदा करें। उसका मानना था कि इस तरह वो अपने खोए हुए बच्चे की कमी को पूरा कर सकती है। ये सोच इतनी विकृत और खतरनाक थी कि उसने कई मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तहखाने में जो भ्रूण रखे हुए थे वो उन सभी लोगों के थे जिन्हें उसने सालों से अपना शिकार बनाया था। जो भी कपल उस जंगल में घूमने आता वो शायद ही कभी जिंदा वापस लौट पाता। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसका पति जो एक पुलिस अफसर था वो भी इस सब में उसका साथ देता था। वो अपनी पत्नी की इस पागलपन भरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके हर अपराध में मदद करता था। अपनी ताकत और पोजीशन का इस्तेमाल करके वो सबूत छुपाता और लोगों को गायब करने में उसका साथ देता था। अब माइक और सारा भी उसी खतरनाक जाल में फंस चुके थे। एमी और उसका परिवार उन्हें भी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन माइक इस बात को किसी भी हालत में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसे पता था कि अगर उसने हार मान ली तो न सिर्फ उनकी बल्कि उस बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसके इनकार का नतीजा भी बहुत खतरनाक होता है। उसे बार बार पीटा जाता है, उसे दर्द दिया जाता है ताकि वो झुक जाए। दूसरी तरफ सारा को भी नहीं छोड़ा जाता। जब वो माइक को मनाने में नाकाम रहती है तो एमी गुस्से में आकर उसकी एक उंगली तक काट देती है। इतनी यातना सहने के बाद सारा का मन डगमगाने लगता है। वो डर और दर्द के बीच टूटने लगती है, लेकिन माइक अब भी अपने फैसले पर अड़ा रहता है। उधर पुलिस अफसर सबूत मिटाने के लिए माइक की गाड़ी को झील में डुबो देता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। उसे लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कहानी अब एक नए मोड़ पर जाने वाली है। उधर दूसरी तरफ सारा की माँ को पहले से ही शक होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। उसे पता होता है कि उसकी बेटी इस जंगल वाले इलाके में घूमने आई है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी सारा घर वापस नहीं लौटती और ना ही उसका कोई संपर्क हो पाता है। बार बार फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। आखिरकार वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इनाम तक घोषित कर देती है ताकि कोई भी जानकारी देने के लिए आगे आए। इसी बीच पुलिस स्टेशन में भी इस मामले को लेकर हलचल शुरू हो जाती है। सारा की माँ की तरफ से कुछ फोटो और जानकारी भेजी जाती है और वहाँ काम करने वाली एक महिला कर्मचारी तुरंत ये जानकारी पुलिस अफसर तक पहुँचा देती है। इसके बाद वही पुलिस अफसर जो असल में इस पूरे खेल का हिस्सा होता है दिखावे के लिए जांच शुरू करता है और उसी जंगल में जाकर पहले मिले उन दो शिकारियों से पूछताछ करता है। शुरुआत में वो शिकारी किसी भी तरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सारा की माँ ने अच्छी खासी इनाम की रकम रखी है, उनकी नीयत बदल जाती है। इधर कुछ दिनों बाद डीकन को एक मौका मिल जाता है। जब सारा अकेली होती है तो वो चुपचाप तहखाने में घुस जाता है। उसकी नजर पहले से ही सारा पर थी और उसकी नीयत बहुत खराब होती है। आगे जो कुछ होता है वो इतना भयानक और शर्मनाक होता है कि उसे खुलकर बताना भी मुश्किल है। बस इतना समझ लो कि सारा के लिए वो पल एक और डरावना सपना बन जाता है। जब पुलिस अफसर को इस बात का एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसी रात वो दोनों शिकारी चुपके से पुलिस अफसर के घर के पीछे पहुंचते हैं। उन्हें पहले से ही इस परिवार पर शक होता है और इनाम के लालच में वो अंदर घुसकर सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका ये फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होता है। उनमें से एक जैसे ही अंदर जाता है उसे तहखाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एमी उसे गोली मार देती है। बाहर खड़ा दूसरा शिकारी जो पहरा दे रहा होता है उसे भी कुछ
अजीब आवाज सुनाई देती है और वो तहखाने के दूसरे रास्ते तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी छोटी सी गलती उसे भी भारी पड़ती है और आखिरकार वो भी मारा जाता है। इस तरह दोनों शिकारी भी इस खौफनाक खेल का शिकार बन जाते हैं। अब पुलिस अफसर यानी क्लाइड समझ जाता है कि मामला हाथ से निकल सकता है। अगर इन शिकारियों को शक हुआ है तो जल्दी ही और लोग भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसलिए वो अब और इंतजार नहीं करना चाहता और चाहता है कि सारा जल्दी से गर्भवती हो जाए ताकि उनका मकसद पूरा हो सके। लेकिन जब क्लाइड तहखाने में वापस जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। माइक किसी तरह अपनी रस्सियां काट चुका होता है और अब वो आजाद खड़ा होता है। क्लाइड कुछ समझ पाता उससे पहले ही माइक उस पर हमला कर देता है। इस बार माइक पहले से तैयार होता है और मौका देखकर वो क्लाइड को मार गिराता है। कुछ देर बाद जब एमी वापस आती है और अपने पति को खून में लथपथ पड़ा देखती है तो वो बुरी तरह टूट जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और इस सदमे को सहन नहीं कर पाती। इसी मौके का फायदा उठाकर माइक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एमी अचानक पलटकर उस पर वार कर देती है। वो एक फावड़ा उठाकर माइक के पैर पर जोर से मारती है, जिससे वो फिर से गिर पड़ता है। इसके बाद एमी एक चाकू उठाकर माइक पर लगातार वार करने लगती है। हालात इतने खतरनाक हो जाते अचानक सारा वहाँ पहुंच जाती है और हालात बदलने लगते हैं। अब दोनों किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो इस नरक से निकल सकते हैं, लेकिन माइक की हालत बहुत खराब होती है। उसके शरीर से काफी खून बह चुका होता है और वो ज्यादा देर तक चल भी नहीं सकता। ऐसे में उन्हें लगता है कि सबसे पहले उन्हें किसी तरह मदद के लिए कॉल करना होगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी अचानक डीकन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनका रास्ता रोक लेता है। अब एक बार फिर उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। सारा किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है और भागते भागते उसे एक बोतल मिलती है जिसमें तेज शराब होती है। वो तुरंत उसे उठा लेती है और साथ में एक लाइटर भी ले लेती है। दूसरी तरफ डीकन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। आखिरकार सारा एक ऊंची जगह यानी छत पर पहुंच जाती है और वहां खड़ी होकर डीकन का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। अब सब कुछ अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका होता है। इन सब खतरनाक हालातों से गुजरने के बाद आखिरकार सारा एक बार फिर माइक के पास पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं और गले लगकर रोने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसी समय एमी जो बेहोश पड़ी थी अचानक होश में आ जाती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माइक की हालत इतनी गंभीर हो चुकी होती है कि उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। धीरे धीरे उसकी सांसें कम होने लगती हैं और आखिरकार वो सारा की बाहों में दम तोड़ देता है। जिस सफर की शुरुआत एक खूबसूरत वीकेंड और रोमांच के साथ हुई थी, उसका अंत एक दर्दनाक त्रासदी में होता है। एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म हो जाता है। यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।